रात की इस चांदनी में हमारा एमसी जिन सावून वहां खड़ा है। उसका पूरा शरीर जख्मों से छलनी है और सामने योंग सावून खड़ा है, जो इस पूरे मुरिम अलायंस का सबसे बड़ा नेता है और जिसे लोग सुप्रीम प्योरिटी डिवाइन सोर्ट के नाम से जानते हैं। वो कहता है कि भाई तेरी याददाश्त तो सच में मानने लायक है, क्योंकि तेरी वजह से ही पुराने जमाने की सारी जानकारियां जो इस मुरिम अलायंस के लिए बेहद कीमती थीं, वो फिर से सही सलामत वापस मिल पाई हैं। लेकिन हमारा एमसी जवाब देता है कि उसने बस वही किया जो उसे करने का हुक्म मिला था। उसने सब कुछ बस इसलिए याद किया क्योंकि इन लोगों ने उसे ऐसा करने को कहा था, और सब लिखकर वापस दिया क्योंकि इन्होंने ही उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। मगर इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारा एमसी पूछता है कि क्या तुम लोग मुझे मेरी वफादारी का सिला ऐसे दोगे, मुझे यहां एक कुत्ते की मौत मारकर? तब वो बूढ़ा कहता है कि मैंने सुना है तूने सिमियन पवेलियन की वो खुफिया बातें भी याद कर ली हैं, जो इस पूरे मुरिम अलायंस के सबसे गहरे राज हैं। और वो आगे धमकाते हुए कहता है कि अगर तेरे जैसा दिमाग वाला बंदा कल को दुश्मनों से जा मिला तो। देखो भाई, यहां डेमोनिक कल्ट और मुरिम अलायंस के बीच हालात बहुत खराब होने वाली हैं। अरे यार, इन पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और सब कुछ बर्बाद हो सकता है। अब ये लोग कह रहे हैं कि जंगू के इंसाफ और दुनिया की भलाई के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इनको लगता है कि मुरिम अलायंस को सुरक्षित रखने के लिए अब एक बड़ा कदम उठाना जरूरी है। तभी ये सोआ नाम का बंदा फैसला करता है कि हमारे एमसी यानी साबुन और उसकी सारी पहचान को मिटा दिया जाए। वो चाहता है कि साबुन की हर एक याद को इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। ये सुनकर साबुन एक दर्द भरी हंसी हंसता है और उनसे एक कड़वा सवाल पूछता है। वो पूछता है कि तुम लोग किस भलाई की बातें पेल रहे हो, जरा खुलकर बताओ तो सही, क्योंकि सच तो ये है कि मुरिम अलायंस की तो पहले ही डेमोनिक कल्ट ने बैंड बजा दी थी। डिमोनिक कल्ट ने इनकी ऐसी धुलाई की थी कि ये लोग बस अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे थे। इनकी मौत सामने खड़ी थी, पर किसी तरह बच निकले। लेकिन एसओए अब भी ऐसे बोल रहा है जैसे बड़ा शेर हो। भाई, ये तो अब भी ऐसे बातें कर रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा अभी बाकी रह गया हो। वो इस बात पर अड़ गया है कि मुरिम अलायंस अभी हारी नहीं है और सब ठीक हो सकता है। उसे पूरा यकीन है कि मुरिम अलायंस फिर से खड़ी होगी और डेमोनिक कल्ट को मजा चखा देगी। वो कह रहा है कि हम फिर से अपना मजबूत किला बनाएंगे और मुरिम का दबदबा वापस लाएंगे। लेकिन तभी सोन उसे उसकी औकात याद दिलाता है और पुरानी बातों का एहसास कराता है। वो उसे याद दिलाता है कि ये वही बुज़दिल अलायंस है जो दुश्मन को देखकर दुम दबाकर भाग गई थी। जब ये लोग नॉर्थ सी की तरफ भागे थे, तब इन्होंने बेशुमार लोगों की बलि चढ़ा दी थी। इन्होंने मासूम लोगों को अपनी ढाल बनाया ताकि खुद की चमड़ी बचा सकें। देखो कितने गिरे हुए हैं ये लोग। अरे भाई, वो बोलता है कि अब मैं भी बड़े सब्र से इंतजार करूंगा, ये देखने के लिए कि आखिर कैसे ये एसओए उस दिखावे की भलाई को लोगों के सामने खड़ा करेगा। देखो, जब वो सोया के उसूलों को परखता है तो सोन कहता है कि अब उसे ये समझ नहीं आ रहा कि असली शैतान कौन है और असली मुरिम अलायंस होने का ढोंग कौन कर रहा है। अब भाई, एसओए का गुस्सा तो 8वें आसमान पर पहुंच गया और वो सोन पर चिल्लाने लगा कि तू तो पूरी तरह उन शैतानों की बातों में आ चुका है और तेरा दिमाग खराब हो गया है। मगर सोन ने बड़े दुख से कहा कि उसने एक वक्त पर आंख बंद करके अपनी जान और अपने पूरे थाई सेक्ट की किस्मत को इस मुरिम अलायंस के गंदे और धोखेबाज हाथों में दे दिया था। फिर वो बोलता है कि ये तो सच में कितने शर्म की बात है। लेकिन कम से कम सोन को इस बात का सुकून है कि उसकी मौत किसी और के कहने पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी मर्जी से होगी। अरे यार, इससे पहले कि एसओए उसे रोकने की कोशिश भी करता, उसने सीधा पहाड़ी से नीचे छलांग लगा दी। नीचे गिरते वक्त सॉन की आंखों के सामने उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा होने लगी और बस इसी वजह से उसकी अब तक की पूरी जिंदगी सिर्फ एक बुरा सपना बनकर रह गई थी। अरे भाई, ये जिंदगी तो जीते जी नरक बन गई थी। जब पुराने जमाने में उस बड़ी मुरिम अलायंस और उनके दुश्मन डेमोनिक कल्ट के बीच घमासान जंग छिड़ी, तब हमारे एमसी और उसके छोटे भाइयों को जबरदस्ती इस मौत के खेल में घसीटा गया था, क्योंकि बेचारे एक बहुत ही कमजोर घराने के लड़ाकू जो थे। देखो यार, वो डेमोनिक कल्ट वाले तो हद से ज्यादा ताकतवर निकले और उनके सामने ये मुरिम अलायंस बिल्कुल फीकी पड़ गई थी। तो आखिर में इन अलायंस के डरपोक लोगों ने नॉर्थ सी की तरफ दुम दुबाकर भागने का रास्ता चुना। लेकिन रुको, ट्विस्ट तो अब आएगा। उन्होंने हमारे एमसी की पूरी टोली को ढाल बनाकर मौत के मुंह में झोंक दिया, ताकि उन्हें थोड़ा वक्त मिल सके और उनके बड़े बड़े नेता लोग वहां से चुपचाप बच निकलने में कामयाब हो जाएं। फिर इस अलायंस ने हमारे एमसी के पास आकर एक बड़ा ही अजीब सौदा पेश किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारी सारी पुरानी किताबें और राज अपने दिमाग में छपा लेने हैं, और ये पक्का वादा किया कि अगर तुमने ये सब याद रखा और नॉर्थ सी में दोबारा से सब कुछ सही सलामत लिखकर हमें दे दिया, तो हम बदले में तुम्हारे उन मासूम छोटे भाइयों को, जो तैउले सेक्ट के हैं, इस खूनी मैदान जंग से हमेशा के लिए छुड़ा लेंगे। उन्होंने सीधा पूछा कि क्या वो ये खतरनाक काम करने के लिए तैयार हैं।
भाई हमारा एमसी नहीं चाहता था कि उसके जूनियर्स दुश्मन के सामने ढाल बनकर अपनी जान गंवाएं, इसलिए उसने पूरी जान लगाकर हर एक चीज को अपने दिमाग में घुसा लिया था। लेकिन जब वो मौत की दहलीज पर था तब उसे बहुत बड़ा पछतावा होने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि किताबों के बीच बैठे रहने से बेहतर होता अगर वो जंग के मैदान में लड़ने गया होता। पता नहीं वो क्यों पुरानी यादों के ढेर में खोया रहा, जबकि उसे असली लड़ाई करनी चाहिए थी। अरे यार, कहाँ वो बेकार के कागज पलट रहा था और कहाँ दुश्मन ने सब तबाह कर दिया। अगर वो वहां होता तो शायद खुद की कुर्बानी देकर कम से कम एक मासूम की तो जान बचा लेता। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि काश कोई एक इंसान तो उसकी वजह से बच निकलता। पर देखो, अब पछताने से क्या होगा जब मौत सामने खड़ी है और वक्त हाथ से निकल गया। फिर उसने सोचा कि नहीं, असली दिक्कत तो ये थी कि उसने बहुत पहले से कड़ी मेहनत नहीं की थी। उसे इस तबाही के आने से काफी साल पहले ही खुद को एक योद्धा की तरह तैयार करना चाहिए था। लेकिन उसने अपना पूरा वक्त बस ऐसे ही निकाल दिया और अब अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचा। वो भगवान को कोसने लगा कि उसे इतनी बेकार काबिलियत क्यों दी जो किसी भी काम की नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत ने उसके साथ इतना भयानक मजाक क्यों किया। काश उसे किताबों को याद करने के बजाय कोई असली इंटरनल एनर्जी जैसी ताकत मिलती, ऐसी शक्ति जो दुश्मनों की बैंड बजा देती, ना कि सिर्फ यादें जमा करने वाला कोई मामूली हुनर। अब मौत बिल्कुल दरवाजे पर थी और हमारे एमसी के दिल में सिर्फ और सिर्फ बेइंतहा पछतावा था। काश उसके पास थोड़ी और हिम्मत होती और वो इतना ताकतवर होता कि दुश्मन को हरा पाता। इतनी ताकत जिससे वो सब कुछ बदल कर रख देता। पर अब सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। अरे भाई, हमारा एमसी अपने जूनियर्स को बचाना चाहता था, लेकिन वो दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने के बजाय बस ये सोच रहा है कि काश उसके पास उन्हें बचाने के लिए खुद की ताकत होती। वो चाहता है कि वो खुद इतना काबिल बने कि किसी की मदद ना लेनी पड़े। तभी एक भारी आवाज जनसू उनको पुकारती है और उससे सवाल करती है कि क्या तेरे अंदर बस इतनी ही जान बची है और क्या तू अब दोबारा खड़ा नहीं होने वाला। वहां मौजूद कोई शख्स तो दंग रह जाता है और हैरानी से सोचता है कि क्या इस बदतमीज ने सच में अपनी सुध-बुध खो दी है। फिर अचानक एक लकड़ी की तलवार उसके पुराने जख्म पर जोर से लगती है और वो आवाज उसे एकदम महाबेवकूफ बोलती है, क्योंकि उसके जूनियर्स ने भी इससे कहीं ज्यादा देर तक मुकाबला किया था। साउन गुस्से में अपने मन ही मन गालियां बक रहा है, क्योंकि उसके हाथ उस लकड़ी की तलवार को पकड़े हुए बुरी तरह थरथरा रहे हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी वो मनहूस यादें अभी भी उसके पीछे पड़ी हुई हैं और अब तो हद हो गई, क्योंकि वो यादें उसे उस पुराने दर्द का एहसास दिला रही हैं। वो दर्द इतना ज्यादा भयानक होता है कि हमारा एमसी जोर से चीखने लगता है कि भाई बहुत बुरा दर्द हो रहा है। लेकिन तभी हमारे एमसी को कुछ बहुत ही अजीब महसूस होता है। भाई वो ऊपर देखता है तो उसे वही पुराने और मासूम चेहरे दिखते हैं। अपने चारों तरफ उन्हें देखकर वो बिल्कुल सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि ये तो टे सेक्ट का वही पुराना मैदान है। वहां खड़े बाकी सारे चेले उसे बस हैरानी से घूरे जा रहे हैं। सब बिल्कुल खामोश हैं और सून को धीरे धीरे सब समझ आ रहा है। उसे यकीन हो जाता है कि वो किसी तरह दोबारा वापस आ चुका है, वही टे सेक्ट जहां उसके सारे जूनियर्स आज उसके साथ खड़े हैं। तभी उसकी नजरें जूनियर सिस्टर होंग और उन बच्चों पर रुक जाती हैं। उनकी मौत का वो खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने आ जाता है। बिना कुछ सोचे समझे वो तेजी से उनकी तरफ लपकता है। वो जज्बाती होकर बस आगे बढ़ता चला जाता है। सिस्टर होंग तो डर जाती है और उसे सीनियर ब्रदर जिन कहकर बुलाती है। वो पूछने लगती है कि आखिर वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। वहीं जियानियो भी घबराते हुए पूछता है कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। देखते ही देखते वहां बाकी बच्चे भी जमा होने लगते हैं। सब लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं कि हमारे सीनियर जिन तो फिर से बहकी बहकी बातें और हरकतें करने लगे हैं। अब सून को पूरी तरह से असलियत का एहसास हो चुका है कि उसके टे सेक्ट के सारे जूनियर्स अब बिल्कुल जिंदा हैं। उसके बिल्कुल सामने वो सब खड़े थे। उसके दिमाग में पुरानी बातें अभी भी थोड़ी धुंधली हैं, लेकिन उसके लिए ये सब देखना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वो अपनी रोती हुई आंखों से मुस्कुराता है और उन सब से कहता है कि भाई ये नज़ारा उतना भी बुरा नहीं है जितना लग रहा है। बाकी सब तो हैरान रह गए और पूछने लगे कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है और उसकी बातों का मतलब क्या है। तभी अचानक हमारा एमसी सावुन बोलता है कि जूनियर सिस्टर होंग बचपन में तो सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी दिखती थी, और वो मानता है कि उसने कभी इस बात पर गौर नहीं किया क्योंकि वो हमेशा उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती थी। वो तो यहां तक कह देता है कि अब उसे उसकी वही पुरानी डांट फटकार की बहुत याद आ रही है। इससे पहले कि वो बेचारी समझ पाए कि यहाँ क्या हो रहा है, सावुन उसकी गाल खींच देता है और उस वक्त को याद करता है जब वो उसे बात बात पर सुनाती थी। फिर वो गिमियों की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि जब वो लोग छोटे थे तब वो अक्सर बहुत चिढ़ जाता था क्योंकि गिमियो हमेशा बिस्तर पर सोता रहता था।
भाई अब वो बोल रहा है कि काश वो उस पुराने वक्त में वापस लौट पाता, तो वो उन कंबलों को उसके साथ मिलकर ढंग से धोता। एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 1000 बार उन्हें साफ करता। ये सुनते ही गियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूछता है कि आखिर तुमने ये सब पुरानी बातें अभी क्यों निकाली। लेकिन जब साबुन मुस्कुराकर उस सुकून के पल को जी रहा होता है, तभी वहां कोई जोर से उसका नाम चिल्लाता है, जय सून। तभी वहां एक बंदा आता है जिसने हाथ में लकड़ी की तलवार पकड़ी होती है और वो पूछता है कि क्या तू पागल होने का ढोंग कर रहा है क्योंकि तू मुझसे मुकाबला करने से डर गया है। फिर वो तलवार वाला बंदा हमारे एमसी को खुलेआम धमकी देता है कि अगर उसने अपनी तलवार अभी के अभी नहीं उठाई तो उसके उन नन्हे जूनियर्स को मेरी तलवार का गुस्सा झेलना पड़ जाएगा। ये सुनकर सून सिर्फ एक गहरी सांस लेता है अपनी इन धुंधली यादों को देखकर, और दिल ही दिल में सोचता है कि उसे कोई अच्छी याद क्यों नहीं दिखाई गई और इसके बदले इतने जलील इंसान को उसके सामने ला खड़ा किया। मतलब हद है यार। अरे यार किस्मत तो देखो, आखिर यही बंदा सामने आना था। इसका नाम है चोल योंग, जो गिरोंग मर्चेंट ग्रुप का वो बिगड़ा हुआ शहजादा है जिसने ते सेक्ट में अपनी जगह सिर्फ अपनी दौलत से खरीदी है। इसने यहाँ आने के लिए बहुत सारी दान दक्षिणा और पैसा खिलाया था। देखो, ये लड़ाई के बहाने ते सेक्ट के बाकी चेलों को इतनी बुरी तरह पीटता था कि वो बेचारे अधमरे हो जाते थे, और ये हमेशा अपने बाप की रकम और ताकत के पीछे छुपा रहता था क्योंकि सेक्ट वालों को डर था कि उनका खर्चा रुक जाएगा। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पलट कर वार करे और सबको खामोशी से उसकी मार को सहना पड़ता था। अब ये कमीना चोल योंग हमारे सून को धमकी देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस मुकाबले से भाग नहीं सकता और उसे फौरन अपनी तलवार उठाने का हुक्म सुनाता है। देखो, हमारे एमसी सून ने आखिरकार अपनी लकड़ी की तलवार पकड़ ली है और वो कहता है कि अगर तुझे यही चाहिए तो ठीक है भाई। क्योंकि लगता है अब ऊपर वाला भी यही चाहता है कि इस घमंडी इंसान की बुरी तरह से बैंड बजाई जाए। अरे भाई, भले ही हमारे एमसी की यादें थोड़ी धुंधली हैं, मगर वो अब यहां से पीछे नहीं हट सकता। उसने मन बना लिया है कि वो अब इस मौके का फायदा उठाकर पुराने सारे हिसाब किताब बराबर कर लेगा। तभी चोलयोंग गुस्से में पागल होकर उसकी तरफ तेजी से झपट्टा मारता है और उसे एक घमंडी और बदतमीज लड़का बोलने लगता है। मगर जैसे ही हमारा एमसी सून उस हमले को देखता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि ये क्या है। ये वही 3 ग्लोरीज तलवारबाजी की तकनीक थी जिसने उसे उसकी पिछली जिंदगी में बेहिसाब बार सिर्फ और सिर्फ दुख और तकलीफ ही दी थी। देखो यार, ये हुनर उसे ह्यून वानसू ने सिखाया था, जो एक मशहूर रोनिन था और गैब्रियांग मर्चेंट ग्रुप के लिए काम करता था। अरे भाई, ये तरीका बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये बिल्कुल कच्चा, बेरहम और पूरी ताकत से भरा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे कोई रोनिन लड़ता हो। सबसे बुरी बात तो ये है कि ये सीधा दुश्मन की आंखों पर निशाना साधकर वार करता है। इसी वजह से टे सेक्ट के नए चेले इसके सामने बिल्कुल बेबस हो जाते थे और उनकी एक नहीं चलती थी। पुराने वक्त में हमारा एमसी किसी भी लड़ने के तरीके को एक बार देखते ही दिमाग में हमेशा के लिए छाप लेता था, लेकिन अब सब बदल गया है। उस वक्त हमारे एमसी के पास इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो दुश्मन के वार से बच सके या पलट कर जवाब दे पाए। मगर उन पागल डेमोनिक कल्ट के दरिंदों के सामने, जिनसे हमारा हीरो बाद में भिड़ा था, ये चोलयोंग तो उसके सामने एकदम बच्चा लग रहा है। चेलेयोंग अपना पूरा जोर लगाकर हमला करता है, पर हमारा सून बिल्कुल ठंडा दिमाग रखता है। वो बड़े आराम से उसकी हर चाल को पहले ही देख लेता है। फिर हमारे सून को वो पुरानी तकनीकें याद आती हैं जो उसने उस पुरानी लाइब्रेरी में बड़ी मुश्किल से दिमाग में बिठाई थी। वो हजारों तरीके उसके दिमाग में दोबारा तैरने लगते हैं और उसकी नज़रें बिल्कुल निशाने पर टिक जाती हैं। जैसे ही चिल्योंग आगे लपकता है, सून उससे भी तेजी से अपनी चाल चलता है। वो वही लेसर हेवन स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि इसका सबसे साधारण रूप है, और उसका वार सीधा निशाने पर बैठता है। ये वार चिल्योंग को एकदम से झकझोर कर रख देता है। अब चिल्योंग की तो बोलती बंद हो गई है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर सून ने वही लेसर हेवन स्वॉर्ड टेक्निक उसके ऊपर कैसे चला दी। लेकिन हमारा एमसी तो बस मन ही मन मुस्कुरा रहा है। अरे भाई, उससे तो अब मजा आने लगा है इन्हीं की तकनीक चुराकर इन्हीं के बंदे को धोने में। जो सुकून मिल रहा है ना, वो बड़ा ही जबरदस्त है। अरे भाई, एक बार फिर से हमारा एमसी और वो घमंडी चोलयोंग आमने सामने आ जाते हैं और वहां खड़े सारे जूनियर्स बस आंखें फाड़े इन दोनों की टक्कर को देख रहे थे। देखो कैसे चोलयोंग घबराकर पीछे हटने लगता है क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही थी। उसके चेहरे से खून बहने लगता है और मंजर काफी भयानक हो जाता है। तभी सबको एहसास होता है कि हमारे एमसी ने उस घमंडी बंदे को सच में जख्मी कर दिया है। होंग बेचारा डर के मारे दबी आवाज में सून का नाम पुकार रहा होता है। वहां खड़े बच्चे थर थर कांप रहे थे और आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। वो सब उस खून को देखकर डर गए थे। लेकिन तभी चौ योंग का गुस्सा फट पड़ता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि साउन की इतनी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की। वो चीखता है कि उसने गिरोंग मर्चेंट ग्रुप के बड़े बेटे का सर फोड़ने की गुस्ताखी कैसे की।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे ऐसी रद्दी टेक्निक से मार पड़ी है। वो उस स्मॉल हेवन स्वॉर्ड टेक्निक को कचरा समझ रहा था, लेकिन उसी ने उसकी बैंड बजा दी। वो पागलों की तरह फिर से हमले के लिए दौड़ता है और बस चीखता ही जा रहा था। वो साउंड से पूछता है कि क्या वो इस अंजाम को भुगतने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन देखो, हमारा एमसी तो वहां बड़े आराम से खड़ा है और थोड़ा हैरान भी है। साउंड को समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा इतना कमजोर कैसे निकला जो एक बार में ही ढेर हो गया। तभी वहां खड़े सारे जूनियर्स खुशी के मारे रोने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। सब कहने लगे कि उनके बड़े भाई जिन ने आखिरकार ये जंग जीत ली है। उनमें से कुछ तो कहने लगे कि उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उनका भाई इतना बड़ा कमाल कर सकता है। अरे भाई, वहां माहौल कुछ ऐसा था कि उनमें से एक लड़का कहने लगा कि अब अगर उसकी मिठाई भी कोई चुरा ले तब भी वो बच्चों की तरह नहीं रोएगा। वहीं दूसरा वाला तो बेचारा तुरंत माफी मांगने लगता है, क्योंकि वो इतने वक्त से हमारे एमसी को बहुत ही ज्यादा कमजोर और फट्टू समझता था। ये सारी बातें सुनकर हमारा एमसी अपने आप में ही धीरे से हंसने लगता है। उसके लिए तो उस गुंडे की पिटाई करना मौत के द्वार पर जाने से पहले इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहने का सबसे शानदार तरीका लग रहा था। उसे लगता है कि अब इस दुनिया में उसकी कोई भी तमन्ना या रिश्ता बाकी नहीं बचा है। वो सोच रहा था कि वो हर किस्म के लगाव से पूरी तरह आजाद हो गया है। लेकिन भाई, जैसे ही वो इस सुहानी याद को दिल में बसाने की कोशिश करता है, तभी अचानक से एक जोरदार मुक्का सीधा उसके चेहरे पर आकर धमाक से लगता है। अब होंग उस पर गुस्से में चिल्लाती है और पूछती है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। हमारा एमसी तो बेचारा हक्का बक्का रह गया और यहाँ होंग का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। वो चिल्लाकर कहती है कि अगर उस ग्वारोंग व्यापारी समूह ने उन्हें पैसे देना बंद कर दिए तो उनके सेक्ट की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। वो गुस्से में उससे पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा कि उनका सेक्ट बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। और फिर वो गुस्से में पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि सबने सीनियर को यूं ही छोड़ा है। देखो भाई, हमारे एमसी ने उन्हें बस इसलिए धो डाला क्योंकि वो बिल्कुल पागल थे, पर इस लड़की की बातें उसे उसके मुक्के से ज्यादा जोर से चुभाई थी। इन बेचारे जूनियर्स को तो पहले ही दिन में 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही और ऊपर से ये पूछ रही है कि अगर एक वक्त का खाना भी गया तो वो क्या करेंगे। तभी अचानक से हमारे हीरो को एक गहरा एहसास होता है कि ये कोई पुरानी धुंधली याद नहीं है, बल्कि ये तो पूरी असलियत है। होंग उसे लगातार सुनाई जा रही है और पूछती है कि क्या वो जिम्मेदारी लेगा, लेकिन एमसी उसे बीच में ही टोक देता है और कहता है कि ये कोई सपना नहीं है। होंग को लगता है कि वो बहकी बहकी बातें कर रहा है और वो उस पर भड़क जाती है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वो उसे फिर से एक जोर का मुक्का मार देती है। वो चिल्लाकर पूछती है कि अब ये कौन सी नई नौटंकी शुरू कर दी है। बेचारा सोवून पीछे की तरफ गिर जाता है और पूरी तरह दंग रह जाता है। उसके आसपास खड़े सारे जूनियर्स ये देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो सब उसे होश में लाने के लिए उसका नाम पुकार रहे हैं। अरे भाई, यहाँ तो हालत इतनी खराब हो गई है कि सबकी जान निकल रही है। सोवून वहां जमीन पर पड़ा है और सब उसके लिए परेशान है। उसके सारे जूनियर्स को समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये सब क्या हो गया। वो सब जोर जोर से चीखते कि भाई जल्दी से होश में आ जाओ। अरे भाई, वहां एक बच्चा जोर जोर से रोकर चिल्लाता है कि होंग ने सीनियर ब्रदर जिन को मार दिया है। बेचारा जिन जमीन पर पड़ा है और हमारा एमसी उसे बस देखता रह जाता है। सन वहां लेटकर सबको ऐसे घूर रहा है जैसे उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन ही ना हो रहा हो। अब जाकर उसे इस नामुमकिन सच का एहसास होता है जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। सच तो ये है दोस्तों कि हमारा एमसी अपने अतीत यानी पास्ट में वापस लौट आया है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को दवाखाने के एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है। ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो गया था और अब धीरे धीरे होश में आ रहा है। असल में जूनियर सिस्टर होम ने उसे इतनी जोर से मारा कि बेचारा वहीं ढेर हो गया था। तो अब वहां आराम करते वक्त वो सारी बातों को दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा है। देखो भाई, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उसके साथ ये सब कैसे हो गया। सबसे पहले तो ये बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब वो खूंखार डेमोनिक कल्ट वापस लौट आया। ये वही मुरीम अलायंस है जो उन बुराई के रास्ते पर चलने वालों के खिलाफ खड़ी थी। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जंग हारने के बाद पूरा अलायंस ही बिखर गया, और क्योंकि ताउले सेक्ट भी उसी का हिस्सा था तो वो भी पूरी तरह मिटाए जाने के कगार पर था। भाई, जब पूरा अलायंस ही टूट गया तो ताउले सेक्ट का बचना तो नामुमकिन ही था ना। उनका पूरा वजूद ही खत्म होने वाला था और चारों तरफ बस तबाही ही तबाही थी। बस कुछ ही पल बचे थे और सब कुछ राख में मिलने वाला था। इस बीच हमारे एमसी यानी सून का दिमाग इतना तेज था कि उसे सब कुछ हमेशा याद रहता था। उसका दिमाग किसी मशीन से कम नहीं था, इसलिए उसे एक बहुत बड़ी और जरूरी जिम्मेदारी दी गई। अरे यार, उसे सारी पुरानी विद्याओं को याद करके उन्हें फिर से जिंदा करना था। अलायंस की जितनी भी सारी किताबें थी उन सब पर हमारे एमसी ने कब्जा कर लिया था। भाई, पूरा खून से लथपथ होने के बाद भी उसने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। उसने उनसे साफ कह दिया कि वो और भी बहुत कुछ याद कर सकता है। बल्कि सच तो ये था कि उसने ठान ली थी कि वो हर एक किताब और हर एक पुराने दस्तावेज को जो भी उस मुरीम अलायंस के पास थे उन्हें अपने दिमाग की गहराई में बिना एक भी अक्षर की गलती के हमेशा के लिए छाप लेगा। इसके बदले में उसने बस उन लोगों के आगे इतनी सी गुजारिश की कि उसके छोटे भाई बहनों को इन भयानक लड़ाइयों और जंगों से हमेशा दूर रखा जाए,
लेकिन अफसोस वही उसका तेज दिमाग आगे चल के मुरी मलायंस के नए भविष्य के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गया। और इसी जलन और डर की वजह से आखिर में उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। तब उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन असली मजा तो तब आया जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली और देखा कि वो अपने गुजरे हुए वक्त में वापस पहुंच चुका है। अब क्योंकि उसके दिमाग में उन सारी मार्शल आर्ट्स की किताबों की यादें अभी भी बिल्कुल ताज़ी बसी हुई थी, इसी का फायदा उठाकर उसने उस जियोंग की ऐसी पिटाई की और उसे धूल चटाई जिसे हराना उसके लिए पहले बिल्कुल नामुमकिन सा था। तो अब आगे देखो क्या होता है। हमारा एमसी वून अभी दवाई खाने में बैठकर मजे से एक दवाई की थैली चबा रहा है और हैरान होकर सोच रहा है कि ये आखिर क्या तमाशा हो रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका शरीर और उसके कपड़े बिल्कुल पहले जैसे हो गए हैं, जैसे वो पुराने जमाने में दिखता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ वो नीला ड्रैगन वाला कंगन ही उसके साथ इस गुजरे हुए वक्त में लौट कर आया है। देखो भाई, ये वही कंगन है जो उसने डिमोनिक कल्ट के सबसे खतरनाक धर्मा किंग से छीना था, और ये जीत उसे उन गिनचुनी कामयाबियों में मिली थी जो उसने कल्ट के खिलाफ लड़ी गई उन अनगिनत जंगों के बीच हासिल की थी। अब उसे अचानक से याद आता है कि पिछली जिंदगी में जब उसकी सांसें थम रही थीं, तभी ये कंगन एकदम से बहुत जोर से चमकने लगा था, और अब उसे ये पक्का यकीन होने लगा है कि शायद इस कंगन का ही कोई बड़ा हाथ है जिसकी वजह से वो दोबारा जिंदा हो गया है। अभी वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा ही रहा होता है, तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है कि उस बदमाश अभी की अभी घसीटकर बाहर निकालो और सबके सामने पेश करो। ये शोर सुनते ही हमारा एमसी फौरन उस तरफ देखने लगता है। दरवाजे के पास खड़े होकर उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो किसी से मिलने की जिद कर रहा था। वो कह रहा था कि उसे उस गुंडे की शक्ल देखनी है जिसने चिल योंग का सर फोड़कर उसकी हालत खराब की है। वो अपनी आंखों से ये सब देखना चाहता था। तभी होंग बीच में आकर माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि ये सब उनकी गलती है क्योंकि उन्होंने देखरेख में कमी छोड़ दी थी। होंग कह रही थी कि जो भी शिकायत करनी है वो उससे करे और हमारे एमसी को बीच में ना लाएं। देखो कैसे वो सॉन को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी सॉन को वो आवाज पहचानी हुई लगती है। अरे भाई, ये आवाज सुनते ही सॉन समझ जाता है कि माजरा क्या है, और वो आदमी उन्हें पुरानी बातें याद दिलाता है। वो गुस्से में कहता है कि भले ही चिलियोंग कुछ वक्त के लिए तेयुले सेक्ट में शामिल हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग उसे हल्के में लोगे, क्योंकि उसकी असली पहचान कुछ और है। वो अभी भी गयोंग मर्चेंट ग्रुप का असली वारिस है और काफी बड़े खानदान का लड़का है। वो आदमी चिल्लाकर बोलता है कि ये पूरा सेक्ट उन्हीं के पैसों के दम पर चल रहा है, सारी फंडिंग उन्हीं की तरफ से आती है और इसी वजह से सेक्ट का गुजारा हो रहा है। फिर वो खुली धमकी देता है कि अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो वो इसी महीने से पैसे देना बंद कर देगा। लेकिन तभी सेक्ट लीडर बिना किसी डर के बहुत ही शांति से जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि भाई, मुझे ये सारी बातें बहुत अच्छे से पता है और समझ में आ रही हैं, और वो ये भी कहते हैं कि वो हमेशा से इस दोस्ती और मदद के लिए उनके शुक्रगुजार रहे हैं। वो गयोंग ग्रुप की तरफ से मिलने वाली सारी सुविधाओं की काफी इज्जत करते हैं। तभी सॉन को एहसास होता है कि सेक्ट लीडर खुद वहां पर मौजूद हैं और बात संभाल रहे हैं, लेकिन जैसे ही सेक्ट लीडर ने उनके सामने कोई बात रखी तो माहौल बदल गया। अरे भाई, जैसे ही वो सॉन वहां गिरा, सेक्ट लीडर ने तुरंत हालात को संभालने की कोशिश की। उन्होंने फौरन अपनी बात बदली और कहा कि वो इस गलती को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, वो सॉन को बहुत कड़क सजा देंगे। बस उस आदमी से गुजारिश की कि इस बार मामला शांत कर दे। तभी हमारे एमसी को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा बंदा कोई आम आदमी नहीं है। उसे समझ आया कि ये तो गायोंग का बाप गांव खड़ा है, जो प्योर गिरियोंग मर्चेंट ग्रुप का सबसे बड़ा मालिक और सरदार था। इतने में यानसुक ने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया और अपनी भड़ास निकाली। उसने जिद पकड़ ली कि इस लड़के को ढंग से सबक सिखाना बहुत जरूरी है। वो एमसी की बेइज्जती करते हुए उसे एक मामूली गवार और जंगली कहने लगा। उसने ताना मारा कि इस लड़के को अपनी असली औकात का बिल्कुल भी पता नहीं है। वो बोलने लगा कि इसी घटिया सोच की वजह से तायू सेक्ट की हालत आज इतनी खराब है। उसने सारा दोष सेक्ट लीडर पर डाल दिया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। उसका कहना था कि उन्होंने शुरू से अपने चेले को ढंग की परवरिश नहीं दी। बेचारे सेक्ट लीडर के पास झुकने और माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो बस दिल से माफी मांगते रहे। लेकिन तभी एमसी को अपनी पुरानी जिंदगी की याद आई। उसे पिछली जिंदगी का वो खौफनाक मैदान जंग याद आने लगा, जहां तायू सेक्ट के हर एक साथी की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके दोस्तों के शरीर वहां मिट्टी और गंदगी में पड़े हुए थे। हर तरफ सिर्फ खून ही खून बिखरा था। तभी उसे अपनी जूनियर बहन होंग का चेहरा दिखा। जैसे ही होंग की याद उसके दिमाग में आई, वो गहरी सोच में डूब गया। अरे भाई, वो थोड़ा चिढ़ा हुआ है क्योंकि उसे फिर से दवा खाने में नया जीवन मिल गया है। देखो यार, हमारा वूंड अब हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ है, लेकिन वो रुकने वाला नहीं। वो गुस्से में अपने मुंह में दबी हुई दवाई की थैली को जोर से चबा लेता है और फिर भाई वो एकदम से खड़ा हो जाता है और उस थैली को दूर फेंक देता है। वो बड़े सुकून से कहता है कि अब असली हंगामा खड़ा करने का वक्त आ गया है।
अरे बाहर की तरफ तो ये होंग नाम का बंदा बिल्कुल डर गया है। वो गाओ सुक का शुक्रिया अदा कर रहा है कि उसने इतनी बड़ी बात को जाने दिया, लेकिन ये यानसुक इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। वो बस घुर्रा रहा है। वो कहता है कि चलो भाई, सिर्फ इस एक बार के लिए मैं इसे छोड़ रहा हूं। लेकिन तभी वहां पर सुनून की एंट्री होती है, जो ऊपर से उन्हें देख रहा है। वो उनसे कहता है कि भाई, मैंने सुना तुम लोग मुझे बड़े बेसब्री से ढूंढ रहे थे। अरे यार, इन बेचारों को क्या पता था कि मौत खुद चलकर उनके पास आ रही है। वो एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपना परिचय देता है। वो कहता है कि मैं वही मामूली सा गांव वाला जिन सुनून हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अब यॉन स्योक की तो फटकर हाथ में आ गई है और वो हैरानी से ऊपर देखता है। वो यकीन नहीं कर पा रहा और पूछता है कि क्या तू ही वो असली जिन सुनून है? फिर भाई उसका गुस्सा बिल्कुल फट पड़ता है और वो चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि जरूर तू ही वो छोटा सा गुंडा है जिसने मेरे शीलोंग को चोट पहुंचाई है। अब तो लगता है कि इनके बीच जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। दोस्तों, सुन गुस्से में देखकर पूछता है कि तू किसे बच्चा बोल रहा है? अरे भाई, जब हम दोनों की उम्र में कोई ज्यादा फर्क है ही नहीं। ये बात सुनकर एक पल के लिए तो दोनों ही बिल्कुल सुन हो जाते हैं। तभी सोन को एहसास होता है कि वो तो वक्त में पीछे लौट आया है। इसलिए वो फौरन अपने बोलने का ढंग और नियत बदल लेता है। वो अपने हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि इतना हल्ला क्यों मचाना? एक मामूली सी स्पारिंग में सर पर चोट लगने से इतना हंगामा नहीं होता। फिर वो मजे लेते हुए कहता है कि जब बड़े भाई गाय आगे जाएंगे, जब वो मुरेम अकेडमी में दाखिला लेंगे, तो यॉनस्योक भी उनके पीछे ही जाएगा। लगता है वहां जाकर भी ये ऐसे ही रोना धोना मचाने की तैयारी में है। ये सुनते ही यॉनस्योक भड़क जाता है और पलटकर सवाल करता है कि क्या सून ने कोई डरपोक जैसी घटिया चाल चली थी उस दिन, ताकि वो धोखे से चॉय योंग के सर पर वार कर सके। वो कहता है कि चॉय योंग कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसे संभालना पड़े। उसे इस तरह की स्पारिंग और जगह पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। उसका लेवल बहुत बड़ा है और वो काफी ताकतवर इंसान है, जिसे ऐसी मामूली जगह पर आकर सीखने की कोई जरूरत पड़े। अरे भाई, इस ताउल सेक्ट को अब बस यही एक काम करना बचा है कि उन्हें पूरे दिल से उसकी गुलामी करनी होगी, जब तक वो इस मुरेम अकेडमी में दाखिला नहीं ले लेता। पर तभी हमारा सॉन बड़े सुकून से पूछता है कि भाई, उन 10 से भी ज्यादा उन नन्हे चेलों का क्या, जो बेचारे बिस्तर से हिल तक नहीं पा रहे और कई दिनों से वहीं पड़े हैं, क्योंकि उन्हें बुरी तरह पीटा गया है इस बड़े भाई गाय के हाथों। और फिर वो कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ लड़ाई झगड़े की बातें कर रहे हो तो सुन लो कि मेरे पास कहने को एक और बात है। जहां सॉन उस यान सीक को बोलता है कि तुम्हारा ये सोचना कि चाइल्योंग इस मुरेम अकेडमी में कदम रखेगा अपनी उन लड़ाई की ताकतों से, जो कि किसी आम से और गिरे हुए इंसान के आगे गवार से हार चुकी हैं, जो किसी तीसरे दर्जे के सेक्ट से आया है, तो भाई ये बस एक ख्याली पुलाव है। जिसे सुनकर यान सीक गुस्से से थर थर कांपने लगता है और उसका चेला गिरगिराने लगता है कि मालिक, थोड़ा सब्र रखिए। पर तभी यान गुस्से में आकर सॉन का गला ही पकड़ लेता है और उसे चिल्लाकर पूछता है कि आखिर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तू ऐसे पेश आ रहा है? अरे भाई, ये बंदा तो बड़े घमंड में है, क्योंकि इसे लगता है कि ये सब कुछ संभाल लेगा। वो पूरी जिम्मेदारी लेने की बात कर रहा है, भले ही गैरी मर्चेंट ग्रुप पीछे हट जाए। अगर वो ग्रुप टेयुल सेक्ट को पैसे देना या फंडिंग देना बंद भी कर दे तो भी इसे कोई डर नहीं है। फिर हमारा MC सॉन उसकी तरफ एकदम गुस्से भरी ठंडी नजरों से देखता है और बस एक ही शब्द बार बार बोलता है, जिम्मेदारी। फिर यॉन वहां पर सेयक सीधा सॉन के मुंह पर जोर जोर से हंसने लगता है और उसे कहता है कि भले ही टेयो सेक्ट का नाम उस बड़े ग्रुप का हिस्सा हो और ये 100 ए पीक्स में गिना जाता हो, लेकिन असलियत में इसकी कोई औकात नहीं है। ये तो बस एक मूली गाजर जैसा तीसरे दर्जे का सेक्ट है जो खत्म होने की कगार पर है। वो कहता है कि अगर उसने ठान ली और अपना दिमाग चलाया ना दोस्तों, तो वो बहुत आराम से किसी भी दूसरे बड़े सेक्ट के साथ सौदा कर लेगा। और फिर वो सॉन से पूछता है कि क्या वो सच में यही सब चाहता है। इसके बाद वो उसे साफ धमकी देते हुए कहता है कि अगर ऐसा कुछ भी हो गया तो टे सेक्ट के लोगों को अगले दिन के खाने के लिए भी तरसना पड़ जाएगा। अब देखो, ये 108 पीक्स मुरिम अलायंस के सबसे तगड़े और बड़े 108 सेक्ट्स को कहा जाता है और हमारा ये टे सेक्ट भी उसी बड़े खानदान का एक छोटा सा हिस्सा है। अरे भाई, वो उनमें से एक तो है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है, क्योंकि ये टे सेक्ट अपनी पुरानी इज्जत और रुतबा कब का खो चुका है और अब ये सिर्फ नाम के लिए ही 108 पीक्स का हिस्सा बचा है। लेकिन फिर भी मुरिम अलायंस ने इन 108 पीक्स वाले सेक्ट्स को एक बहुत बड़ा फायदा दिया हुआ है। देखो, अलायंस की तरफ से इन सभी सेक्ट्स के लिए खास सहूलियत है। इन 108 पीक्स के पास एक ऐसी ताकत है जो सबके पास नहीं होती। जब भी मुरिम अकेडमी के दाखिले का वक्त आता है और एग्जाम होते हैं, तो हर एक सेक्ट अपने एक चेले का नाम आगे भेज सकता है, जिसे बिना किसी रुकावट के सीधा स्पेशल एडमिशन मिल जाता है। इसका मतलब उन्हें कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो असलियत यह है कि ये जो गे चोयोंग है, वो पहले से ही ग्यायोंग मर्चेंट ग्रुप का असली वारिस था
वो उस बड़े खानदान का चश्मू चिराग था और उसका इन 101 पीक से पहले कोई भी लेना देना या कोई पुराना रिश्ता नहीं था। लेकिन भाई, मुरिम अकेडमी में बिना मेहनत के घुसने के लिए उस बंदे ने मोटी रकम खिलाकर सिफारिश करवाई और इस आम से दिखने वाले टे सेक्ट में चेले के रूप में जुड़ गया। बस पैसे के दम पर उसने इस सस्ते सेक्ट में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन देखो यार, हमारा सुनून डरने वालों में से नहीं है। वो पीछे नहीं हटता, वो उल्टा उसके करीब जाता है और यानियों को खुलेआम ललकारता है कि जो करना है कर ले, वो मुकाबला करने को तैयार है। ये देखकर यानसुक के होश उड़ जाते हैं और वहीं हमारा एमसी सुनून एक टेढ़ी मुस्कान देता है। वो बड़े तशन में कहता है कि अब पूरी जिम्मेदारी उसकी है और वो सब संभाल लेगा। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खटक रहा है। देखा जाए तो स्पेशल एडमिशन के इम्तिहान में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। तो हमारा एमसी पूछता है कि गैर यांग मर्चेंट ग्रुप के मालिक ने 108 पीक्स के बड़े बड़े घरानों को छोड़कर अपने लाडले बेटे को ऐसी घटिया जगह क्यों भेजा। फिर सुनून ठहाका मारता है और मजे लेते हुए पूछता है कि क्या यानियों को हर जगह से लात मारकर निकाल दिया गया था। ये सुनते ही जोनियो गुस्से से थर थर कांपने लगता है और उसे एक बदतमीज छोकरा बुलाता है। वहीं सुनून को अपनी पिछली जिंदगी की याद आती है कि कैसे तय्यू सेक्ट वाले गैर यांग ग्रुप के हर नखरे उठाया करते थे। उन्होंने तो गुयो योंग की सिफारिश करके उसे जबरदस्ती मुरिम अकेडमी में एडमिशन भी दिला दिया था। उस पुराने वक्त में यानसुक की हालत काफी ज्यादा। वो सब पर बुरी तरह चिल्लाया और उन्हें होश में आने को बोला। उसने साफ कह दिया कि अब मुरिम अलायंस को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, खास करके तय्यू सेक्ट जैसे लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं। और उसने आगे समझाया। उसने उन्हें याद दिलाया कि सिर्फ गिरोंग मर्चेंट ग्रुप ही बचा है। वही एक ऐसा रास्ता था जो उनकी हर तरह से मदद कर सकता था, जो उनकी जान बचा सकता था। लेकिन जैसे ही चायोंग ने कदम रखा, मुरिम अकेडमी में एंट्री ली, तभी गिरोंग मर्चेंट ग्रुप ने अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने आखिरकार उन्हें पैसे देना और फंडिंग करना बिल्कुल बंद कर दिया। इसीलिए ये सबक आज भी हमारे एमसी के दिमाग में एकदम साफ है। दूसरों के आगे हिफाजत के लिए हाथ फैलाना बिल्कुल फिजूल है। ये काम नहीं आता, क्योंकि खुद को बचाने के लिए खुद के पास दम होना चाहिए, ताकि तुम अपनी हिफाजत खुद कर सको। और अब वक्त बदल चुका है, जहां जोनॉक अपना आपा खो देता है और गुस्से में हमारे एमसी की तरफ तेजी से दौड़ता है। वो चीख रहा था कि ये लड़का कितना बदतमीज और जिद्दी है। लेकिन हमारा एमसी एकदम शांत है, क्योंकि उसे हालात संभालना आता है। ये सब उसने तब सीखा जब उसने एक बार मौत का एहसास किया था। मगर तभी अचानक हमारे एमसी को एक बहुत बड़ी दिक्कत दिखती है। उसे अच्छे से मालूम है कि उसे और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा, लेकिन हकीकत में उसने अभी तक वैसा कुछ किया नहीं है। वो गहरी सोच में डूब गया कि आखिर ये सब कैसे होगा। अभी तो उसका सबसे बड़ा मकसद एकदम साफ है, उसे बस पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनना होगा। लेकिन इस ताय स्योप वाले घटिया और बेअसर मेंटल कल्टीवेशन के तरीके से और बस इस मामूली हेवन सोड टेक्निक के दम पर इतनी जल्दी ताकतवर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए हमारे एमसी ने ठान लिया है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उसे बेमिसाल अंदरूनी ताकत हासिल करनी होगी इन स्पिरिचुअल एलिक्सर्स के जरिए। उसका पहला निशाना है वो सदियों पुराना महान स्पिरिचुअल एलिक्सर, जिसे 10,000 साल पुराना फायर जिनसेंग कहते हैं। एमसी को अच्छी तरह याद है मुरिम अलायंस का वो सबसे गुप्त दस्तावेज, यानी कि जांगहू स्पिरिचुअल एलिक्सर की किताब। उस किताब में हर उस चीज की जानकारी लिखी थी जो जांगहू के स्पिरिचुअल एलिक्सर्स से जुड़ी हुई थी, जैसे कि उनके मिलने की सही जगह, उनके निकलने का सही वक्त और उनके बदलते रास्ते। और क्योंकि उसके दिमाग में आज भी वो सारी बातें बिल्कुल सही तरह से बसी हुई हैं, हमारा एमसी उन सभी पुराने हिसाब किताब को एक एक करके याद कर रहा है। और भाई, हमारा एमसी सारी की सारी जादुई जड़ी बूटियां अब खुद ढूंढने निकल जाता है। लेकिन असली दिक्कत तो वहां का पहरेदार है, जो वहां का चौकीदार बनकर बैठा है। एक अजीब सी इंसानी चेहरे वाली मकड़ी उस फायर जिनसेंग की रखवाली कर रही है। और सच कहूं तो ये मकड़ी देखने में बहुत ही ज्यादा घिनौनी और डरावनी है, जितनी कि उसने अपनी किताबों में भी कभी नहीं पढ़ी थी। फिर भी सुनून हार नहीं मानता और अपने आप को परखते हुए ये फैसला करता है कि उस 10,000 साल पुराने फायर जिनसेंग को हासिल करना ही उसका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होने वाला है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर टे वुल टेक्निक के साथ उस पर हमला कर देता है। उसे लगता है कि अपनी इस तलवारबाजी के दम पर वो उसे बस एक ही बार में ढेर कर देगा, लेकिन भाई ऐसा होना तो नामुमकिन था। अभी हमारे एमसी की जो अंदरूनी ताकत है और उसकी तलवार चलाने की कला है, वो दोनों ही थोड़ी कच्ची हैं। इसलिए
सुनून को फौरन एहसास हो जाता है कि सामने से सीधे लड़ने का कोई फायदा नहीं। अगर वो वही तरीका इस्तेमाल करे जो उसने किताबों में पढ़ा था, तो वो ऐसी चीजों से निपटने के लिए काफी होने वाला है। फिर वो अपना दिमाग चलाते हुए वहां आग का इस्तेमाल करता है। अपने दिमाग में लाखों किताबों का सारा ज्ञान भरने के बाद अब हमारे एमसी को इस बात का अच्छे से एहसास होने लगता है कि आखिरकार उसकी ये जो कमाल की याददाश्त है वो कितनी जरूरी है। देखो भाई, सिर्फ तलवार चलाना ही सब कुछ नहीं होता। ये मार्शल आर्ट्स का रास्ता हो या तलवारबाजी, इनमें से कोई भी चीज इस वक्त मायने नहीं रखती, क्योंकि हमारे एमसी के लिए सिर्फ जीतना ही सबसे जरूरी है। बस वही सबसे बड़ी बात है। फिर क्या था, वो आग पूरे मकड़ी के जाले में फैलने लगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उस पुरानी किताब में लिखा गया था। उस जांगू स्पिरिचुअल एलिक्सर वाली किताब ने पहले ही सब समझा दिया था। उसमें लिखा था कि ये 10,000 साल पुराना फायर जिनसिंग किसी भी इंसान के मामूली शरीर को पूरी तरह बदलकर रख सकता है। इससे अंदर की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। साथ ही ये यांग और यिन उची को भी जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता है। अरे भाई, ये एक ऐसी जादुई गुफा में मिला था जहां एक खतरनाक इंसानी चेहरे वाली मकड़ी पहरा दे रही थी। सोचो यार, एक ऐसा डरावना जीव जिसका शरीर तो मकड़ी का है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल एक इंसान जैसा दिखता है। किताब ने यह भी बताया था कि ये मकड़ी अपने अंदर से एक बहुत ही जहरीला असर छोड़ती है। ये एसिड जैसा खतरनाक पानी फेंकती है और सबको अपने जाले में कैद कर लेती है। ये बेचारे जानवरों को लपेटकर उनके शरीर का सारा रस चूस लेती है। कितना खतरनाक है ना। इसके शरीर का बाहरी कवच इतना ज्यादा सख्त है कि कोई भी मामूली हथियार इस पर एक खरोंच तक नहीं ला सकता। लेकिन रुको, उसके चारों तरफ बिछे हुए जाले बहुत ही ज्यादा। अरे भाई, ये भला तो बड़ी जल्दी आग पकड़ लेती है। तो इसे धूल चटाने का सबसे सही तरीका यही है कि इस पर आग से अचानक हमला कर दिया जाए, ठीक उस वक्त जब ये अपने शिकार को मजे से चबा रही हो। और हमारा एमसी अपना वही दिमाग लगाता है जैसा उसने पूरी प्लानिंग की थी। फिर क्या, आग वाला हमला रंग लाता है और वो अजीब से इंसानी चेहरे वाली मकड़ी आखिरकार ढेर हो जाती है। और जैसे ही आग की लपटें ठंडी पड़ती हैं, हमारे साउंड को वहां चमकता हुआ 10,000 साल पुराना फायर जिनसिंग दिख जाता है, जो उस गुफा में चमक रहा था, जिसे वो बिना देरी किए निकाल लेता है और उस कीमती एलिक्सर को फौरन गटक जाता है। लेकिन यहाँ किस्सा पलट गया, क्योंकि नतीजा बिल्कुल भी उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं निकलता। जब उसे अपने अंदर उस शक्ति का एहसास होता है तो उसे समझ आता है कि ये तो बहुत कम है। इतनी मेहनत के बाद भी ये काफी नहीं है। इतनी कीमती चीज को जड़ों समेत चट कर जाने के बाद भी हमारे भाई की अंदरूनी शक्ति में बस जरा सी ही बढ़ोतरी हुई है, जो देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि इतना तगड़ा एलिक्सर निगलने के बाद भी उसके पल्ले इतनी कम शक्ति पड़ी है। और हमेशा की तरह वो अपनी उस पुरानी टाउल सेक्ट वाली टेक्निक को ही कोसने लगता है और गुस्से में उस कल्टीवेशन के तरीके को कचरा करार दे देता है। लेकिन भाई, अब उसे खुद पर शक होने लगता है कि कहीं वही तो असली कचरा नहीं। उसे लग रहा है कि उसका कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि उसका डांटियन इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी सिर्फ एक चींटी के बाल बराबर ही बड़ा है। ये देखकर हमारा एमसी पूरी तरह टूट जाता है और गुस्से में वहीं गिर पड़ता है। वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो सोनून ये बात समझ जाता है कि वो कभी भी अपने अपनों की हिफाजत नहीं कर पाएगा। टाई ईल सेक्ट पर जो कयामत आने वाली है, उससे बचाना उसके बस की बात नहीं होगी। तभी उसे उस भयानक पुराने वक्त की याद आने लगती है। उसे वो ऑर्थोडॉक्स और डिमोनिक लोगों वाला महायुद्ध याद आता है। उस लड़ाई में कमजोर योद्धाओं की कोई कीमत नहीं थी। उन्हें बस मौत के मुंह में धकेला जाता था। उन्हें तो बस बलि का बकरा बनाया गया था। इसलिए इस जन्म में उसे सब बदलना होगा। उसे हर हाल में यह तय करना होगा कि टाई सेक्ट के सारे चेले इस बार बेवजह अपनी जान ना गंवाएं। लेकिन ये सब करने के लिए उसे मुरिम अलायंस का सबसे खास और बड़ा चेहरा बनना पड़ेगा। युद्ध शुरू होने से पहले उसे अपनी जगह सबसे ऊपर बनानी होगी, तभी जाकर वो सबकी किस्मत को पलट पाएगा। बस यही एक जरिया बचा है जिससे टाई सेक्ट को तबाही से बचाया जा सके, और इसका सबसे पहला कदम है अंदर दाखिल होना। अरे भाई, 1 साल के अंदर अंदर उसे मुरिम अकेडमी में जगह बनानी ही होगी। लेकिन मसला ये है कि सून अपनी अभी की ताकत को देखकर समझ गया है कि इतनी कम शक्ति के साथ अकेडमी में घुसना नामुमकिन है, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी किस्मत कभी नहीं चमकेगी। तभी अचानक ऊपर से एक बूंद उस पर गिरती है और हमारा हीरो सुवून खुद को दिमाग चलाने के लिए कहता है। उसे किसी भी हाल में अपनी अंदर की शक्ति यानी इंटरनल एनर्जी को थोड़ा और बढ़ाना ही होगा। उसे अब एक और तगड़ी स्पिरिचुअल दवाई की तलाश है। उसी पल उसे माउंट हुआ के गाओलियोंग वाली दवाई की याद आती है। वो माउंट हुआ का जादुई नुस्खा। उसे अब एहसास होता है कि ये सब इसी वक्त के आसपास हुआ था।
पुराने वक्त में गाओ लियोंग के बाप गाओ सेओक ने बेशुमार पैसा फूंककर माउंट हुआ की सबसे खास स्पिरिचुअल दवाई खरीदी थी। वो स्नो प्लम पिल सिर्फ अपने लाडले बेटे के लिए लाया था। लेकिन भाई, जिस दिन गाओ लियोंग को वो पिल खानी थी, ठीक उससे एक दिन पहले वो वहां से बिना किसी निशान के गायब हो गई और उस चोर का पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया। लेकिन क्योंकि अभी तक वो भयानक हादसा हुआ नहीं है, इसीलिए हमारे एमसी के पास अभी भी बाजी पलटने का मौका है। अरे भाई, इंसान चाहे कितना भी शातिर हो, कोई निशान जरूर छोड़ता है और सोन को पूरा भरोसा है कि वो उसे ढूंढ निकालेगा। वो अपनी यादों के उस कभी ना खत्म होने वाले खजाने के बीच खड़ा है और वो किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं है। वो खुद से बार बार कहता है कि उसे हर हाल में सुराग ढूंढना ही होगा। फिर क्या, वो अपनी हर एक पुरानी याद को खंगालने लगता है, चाहे वो मुरिम अलायंस की हैफे ब्रांच की महीने भर की खबरें हों या फिर अलायंस में आने और जाने वालों का पूरा हिसाब किताब, वहां के ढेरों एंट्री और एग्जिट लॉग्स और मिशन रिपोर्ट्स और ऐसे ही कई सारे दूसरे पुराने कागजात। उसे लगता है कि अगर वो ध्यान से देखेगा तो रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि उसकी यादों में ही कहीं ना कहीं कोई बड़ा सबूत छुपा है। इसलिए वो अपनी याददाश्त की सारी जानकारी को एक जगह जमा करता है और फिर बड़े ही तेज दिमाग से उन सब को सही ढंग से सजाता है। वो बड़े ही दिमाग से सारे नाम और जानकारियां इकट्ठा करता है, जहां एक एक करके सारी कड़ियां आपस में जुड़ने लगती हैं, और तब उसे समझ आता है कि उसका चलता फिरता रिकॉर्ड्स होना कितना जरूरी है। अरे भाई, ये आर्काइव तो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा काम की चीज निकली। जितना उसने सोचा था, ये उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद है। अब सारी जानकारी उसके हाथ में है तो उसका हौसला काफी बढ़ गया है। वो पूरे भरोसे के साथ फैसला करता है कि अब वो रुकने वाला नहीं। वो बड़े मजे से उस स्नो प्लम पिल को अपना बनाने की सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके हाथ में बंधा नीला ड्रैगन ब्रेसलेट चमकने लगता है। हमारा एमसी इस अचानक बदलाव को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये ब्रेसलेट ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। उसके मन में सवाल उठता है कि इसमें ऐसी हलचल क्यों हो रही है। देखते ही देखते एक अजीब सी ताकत उस ब्रेसलेट से बाहर निकलने लगती है। एमसी घबरा जाता है और डर के मारे पूछने लगता है कि ये क्या बला है। फिर वो शक्ति पूरे जोर से फटती है और सीधा हमला करती है। वो ताकत सीधा उस मरे हुए इंसानी चेहरे वाले मकड़े पर जाकर लगती है। ब्रेसलेट अब उस मकड़े की असली शक्ति यानी उसके कोर को सोखना शुरू कर देता है। गुफा के बाहर वो अजीब सी रोशनी अंधेरे को चीरते हुए फैलने लगती है। हर तरफ वही रोशनी दिख रही है जो सन्नाटे को खत्म कर रही है। वापस उस जानवर की लाश के पास ताकत का एक बवंडर सा बनने लगता है। हमारा एमसी बस देखता रह जाता है जब वो कोर उसकी तरफ खींचा चला आता है। वो मकड़े का कोर पूरी तरह ब्रेसलेट के अंदर समाने लगता है। हमारा एमसी तो बस आंखें फाड़े ये सब हैरानी से देख रहा है। अरे भाई, ये ड्रैगन वाला कंगन तो अपने आप है सारी शक्ति को अंदर खींचने लगता है। ये देखकर हमारे हीरो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब तक वो नीला ड्रैगन ब्रेसलेट उस स्पाइडर के कोर को पूरा निगल नहीं लेता, वो रुकता नहीं। इसके बाद हमारा एमसी जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगता है, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। उसे एहसास होता है कि पिछले जन्म में भी ये कंगन उसके पास ही था। असल में ये नीला ड्रैगन ब्रेसलेट एक बहुत बड़ी निशानी थी जो उसने एक बेहद खतरनाक जंग को जीतने के बाद हासिल किया था। ये उस खून पीने वाले राक्षस की छोड़ी हुई एक पुरानी चीज थी जो उस डिमोनिक कल्ट के सबसे बड़े रखवालों में से एक हुआ करता था। ये वही कंगन है जिसे हमारा एमसी हमेशा अपने पास रखता था। वो इसे अपनी हर एक बड़ी जीत और कुर्बानी को याद करने के लिए पहनता था। लेकिन अब देखो, ये कंगन अचानक से अपने आप ही जाग उठा है। जैसे ही सावुन गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींचना शुरू करता है तो उसके पूरे शरीर से एक धमाकेदार शक्ति बाहर निकलने लगती है। इस कंगन ने उस घटिया स्पाइडर कोर के सारे जहर को पूरी तरह खत्म कर दिया है। उस डरावने इंसानी चेहरे वाले मकड़े की सारी गंदगी अब साफ हो चुकी है और अब वो शुद्ध ताकत उसके शरीर के चारों तरफ घूमने लगती है, जो बिना किसी दिक्कत के उसके अंदर की असली ऊर्जा के साथ घुल मिल रही है। अब उसके शरीर के अंदर साधना करने का नया तरीका पूरी तरह उतर चुका है, जिसकी वजह से उसकी अंदरूनी शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। वो अब काफी ताकतवर हो गया है और साबुन हंसते हुए कहता है कि अरे भाई, अगर दिल में जज्बा हो तो रास्ता अपने आप मिल ही जाता है। डेमोनिक कल्ट के इस अनमोल खजाने की बदौलत आखिरकार हमारे एमसी की अंदरूनी शक्ति काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो खुशी से झूम उठता है। फिर अचानक उसका ध्यान उस खास स्नो प्लम वाली गोली की तरफ चला जाता है। उसे वो वक्त याद आता है जब गुइरांग व्यापारी टोली के उस बड़े मालिक ने बेहिसाब दौलत और बड़े बड़े लोगों के साथ अपने रिश्तों का इस्तेमाल किया था ताकि वो माउंट हुआ कि वो अनमोल दवा अपने लाडले बेटे के लिए खरीद सके।
क्योंकि अगर गुइलियो यांग जैसा लड़का ऐसी खतरनाक अंदरूनी शक्ति लेकर मेम अकेडमी में दाखिला लेने में कामयाब हो गया तो समझ लो कि उसकी पूरी जिंदगी ही मजे में गुजरने वाली है। पुराने दिनों में दावत के दौरान लोग उस बड़े मालिक की तारीफ में कसीदे पढ़ते थे और कहते थे कि अमीर खानदान में पैदा होना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ किस्मत और पैसा ही सब कुछ होता है। और अगर आपके पास असली हुनर की कमी भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सोने चांदी के दम पर किसी भी कमजोरी को बड़ी आसानी से छुपाया जा सकता है। बाकी लोगों को तो बस मुफ्त की दावत उड़ाने से ही मतलब था। पार्टी में मिलने वाले मुफ्त के खाने और शराब पर सब टूट पड़े थे, लेकिन जियो योंग बड़े गर्व के साथ सबको बता रहा था कि ये स्नो प्लम गोली की ताकत पर्पल क्लाउड गोली के बाद सबसे ऊपर आती है, जो माउंट हुआ के सबसे पुराने नुस्खों में से एक है और अंदरूनी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। और वो हवाबाजी करते हुए बोला कि ऐसी एक कीमती गोली तभी मिल सकती है जब कोई माउंट हुआ का असली चेला बनकर दिखाए, और उसके पिताजी ने अपनी पूरी जान लगाकर इस अनमोल और जादुई दवा का इंतजाम खास करके सिर्फ उसी के लिए किया था। वहीं पास ही बैठी तेज सेक्ट के मालिक की अकेली बेटी होंग सन उस बदतमीज लड़के की यादों में खोई हुई थी और गुस्से में सोच रही थी कि आखिर वो है कहाँ और पता नहीं वहां कौन सा नया रहता फैला रहा होगा। उसे पुराने दिन याद आने लगे और वो सोचकर परेशान थी कि उस दिन उसे ही हिम्मत दिखाकर आगे आना चाहिए था। अपने सीनियर भाई जिन को आगे भेजना उसकी गलती थी, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी तो असल में उसी की बनती थी। अब पूरे तायुल सेक्ट की किस्मत का सारा बोझ उस बेचारी के कंधों पर आ गया था। उस दुख भरे हादसे के बाद तो जैसे सब कुछ पूरी तरह बदल ही गया और हमारे एमसी यानी जिन ने भी आखिरकार तायुल सेक्ट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, क्योंकि वो ज्ञानियों हर दिन बिन बुलाए मेहमान की तरह वहां टपक पड़ता था। तायुल सेक्ट में उसकी रोज रोज की नौटंकी देखकर उस लड़की ने यही सोचा कि शायद हमारे एमसी को लग रहा होगा कि उसका दूर चले जाना ही सबके लिए बेहतर है। उसे लगा कि शायद जिन उसकी परवाह कर रहा है और दूर रहकर अपना लिहाज दिखा रहा है। लेकिन भाई वो गुस्से में लाल हो रही थी कि ये कैसा दिमाग लगाया है उसने। वो हैरान थी कि उस मोटी बुद्धि वाले के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इतने खाली दिमाग के साथ कोई इतना अजीब फैसला कैसे ले सकता है भला। उसने अपने दिल ही दिल में उसे एक नंबर का गधा और बेवकूफ बोल दिया। फिर दावत के वक्त गियोंग अपना गला साफ करते हुए थोड़ा चौड़ में आते हैं। वो वहां सबके सामने अपनी हवाबाजी दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर सॉन का ध्यान तो अभी भी उसी पुराने जिनसून की यादों में अटका हुआ था। वो उसे एक बड़ा वाला बुद्धू कहकर याद कर रही थी। तभी माहौल बदला। इससे पहले कि गाय योंग अपनी पूरी बात खत्म कर पाता, वहां हलचल हो गई। कुछ नए चेले हाथ में लजीज खाना लिए दौड़ते हुए वहां पहुंचने लगे और वो सब मिलकर बड़ी खुशी से अपनी बड़ी बहन को आवाज लगाने लगे। अरे भाई, जैसे ही वो पास आता है तो गियोंग को एक जोर का धक्का लगता है। अब सारे बच्चे कूदते फांदते हमारी होंग के पास इकट्ठे हो जाते हैं। सरियौन को देखते ही बच्चे बड़े उत्साह से उससे खाना चखने के लिए कहते हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी सामान है वो सब का सब स्वाद में एकदम लाजवाब है, और सारियौन उन नन्हे बच्चों को देखकर मुस्कुराती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा गैचयोंग जमीन पर पड़ा गुस्से में लाल हो रहा है। वो उन शरारती बच्चों पर बुरी तरह भड़क रहा है और वहां से निकल जाता है। गैचयोंग गुस्से में पैर पटकता हुए जाता है और मन ही मन सोचता है कि इन बदमाशों को थोड़ा रुको, इनका हिसाब तो मैं बाद में करूंगा, बस एक बार ये बड़ा जश्न खत्म हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ हंगेरियन बड़े ही प्यार से बच्चों को समझाती है कि बच्चों, तुम्हें ये खाना अंदर डाइनिंग हॉल में बैठकर सुकून से खाना चाहिए, इतनी दूर बाहर लेकर आने की भला क्या जरूरत थी। वो उन्हें कहती है कि अब बिना किसी देरी के तुम सब टूट पड़ो, क्योंकि कल पूरे दिन में तुम्हें बस एक ही वक्त का खाना नसीब हुआ था। कल से बेचारे भूखे हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे उसके चेहरे को देखते हैं तो उन्हें एक पल में ही इस बात का एहसास होता है और वो तुरंत समझ जाते हैं कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अरे यार, वहां एक बच्चा पूछने लगता है कि क्या वो फिर से ख्यालों में खोई है, वहीं हमारे सीनियर भाई जैन के बारे में, और सब उसे छेड़ने लगते हैं। दूसरा कहता है कि हमारी बड़ी दीदी तो हमेशा ही बिल्कुल शांत हो जाती हैं, जब भी उन्हें उसकी याद सताती है तब वो कुछ नहीं बोलती। एक लड़का बीच में बोलता है कि भाई ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि वैसे तो दीदी सबसे ज्यादा शोर मचाती हैं और सबसे तेज बोलती हैं। ये सुनकर सैलियन शर्म से बिल्कुल लाल हो जाती है और उसे झिझक होने लगती है। वो उन्हें डांटने लगती है कि बस करो, अब मुझे ऐसे तंग मत करो। फिर एक बच्चा बड़ी खुशी से पूछता है कि क्या हमें थोड़ा खाना बचाना चाहिए, उन मजेदार राइस केक्स को हमें हमारे बड़े भाई जैन के लिए रख देना चाहिए, क्योंकि शायद उन्होंने अभी तक रात का खाना नहीं खाया होगा। अभी तक तो वो भूखे होंगे। फिर तभी दूसरा लड़का बोलता है कि सीनियर भाई को तो मांस खाना बहुत ज्यादा पसंद है और ये सही नहीं होगा अगर हम सारा का सारा अकेले ही चट कर जाएं। इसीलिए वो उनका इंतजार करेगा, वो उनके आने तक रुका रहेगा
और ये सुनकर सल्लैयो धीरे से उन बच्चों की इन मासूम बातों पर धीरे से मुस्कुराने लगती है। लेकिन जब वो बच्चे उसे बार बार पुकारते हैं और पीछे पड़ जाते हैं कि दीदी आप भी थोड़ा खा लो, तो वो गुस्से में अपना चेहरा फुला लेती है। फिर सरान अपने गाल फुलाकर उन्हें धमकाती है कि अगर अभी नहीं खाया तो देख लेना, वो सारा खाना उनसे छीन लेगी और अकेले ही सब चट कर जाएगी। ये सुनते ही बच्चे घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी अपने मुंह में खाना भरने लगते हैं। बेचारे बच्चों की तो हालत खराब हो जाती है और वो बिना रुके थसने लगते हैं। देखो कैसे ये नन्हे जान जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म करने में लगे हुए हैं। सरान उन्हें देखकर हंसने लगती है, लेकिन उन हंसते हुए चेहरों को देखकर उसके दिल में कुछ अलग ही चल रहा है। बच्चों को खुश देखकर उसे अचानक हमारे MC जिनसून की याद आ जाती है। वो काफी गहरी सोच में डूब जाती है और सिर्फ जिनसून के बारे में ही सोचने लगती है। उसके मन में बस यही सवाल है कि वो कहाँ होगा और इस वक्त क्या कर रहा होगा। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इन नन्हे बच्चों को अकेला छोड़कर क्यों गया। अपने दिल ही दिल में वो उसे एक नंबर का बुद्धू और पागल मानती है। देखते ही देखते सूरज ढल जाता है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। रात होते ही महफिल और भी जम जाती है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। गोलोंग बड़े ही रोब के साथ सबके सामने खड़ा होता है और सब उसके गुणगान कर रहे होते हैं। वहां मौजूद लोग खुशी से झूम रहे हैं और जमकर पीने पिलाने का सिलसिला चल रहा है। सब हंस रहे हैं और नाचने वालियां अपने जलवे दिखा रही हैं। संगीत की धुन बज रही है और ऐसा लगता है जैसे हर तरफ सुकून ही सुकून है। लेकिन रुको यार, छत के ऊपर कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है। कोई तो है जो अंधेरे में तेजी से एक जगह से दूसरी जगह कूद रहा है। एक अनजान शख्स पेड़ों और छतों का सहारा लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो नीचे उतरता है, वो अपना नकाब उतार देता है और हमारे सामने आता है जू जोंग मॉक, जिसे सब सोल चेसर के नाम से जानते हैं। वो उस चुराई हुई दवा को देखकर जोर से हंसता है और कहता है कि गिरांग मर्चेंट ग्रुप का इतना बड़ा खजाना भी उसके लिए बच्चों का खेल था। भाई जैसे ही वो उस डिब्बे को खोलता है, वो कीमती एलिक्सिर बिल्कुल चमकने लगता है। जोंग मर्स तो खुशी के मारे कांप रहा है, क्योंकि इसे खाते ही उसके पास इतनी ताकत आ जाएगी कि वो डिवाइन पाम की सीक्रेट टेक्निक को पूरी तरह सीख लेगा। अब एलिक्सिर हाथ में आते ही वो सोचता है कि उसे यहां से जल्द निकलना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता, कोई अचानक उस पर जोरदार वार कर देता है। उसके हाथ से वो कीमती एलिक्सिर छूटकर नीचे गिर जाता है। तभी एक अनजान बंदा बड़े आराम से उसे उठाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि भाई इसकी जरूरत मुझे भी तुम्हारे जितनी ही है। अरे भाई, उस स्नो प्लम पिल की चोरी होने से कुछ दिन पहले की बात है ये। जब वो कीमती दवाई चोरी हुई, उससे थोड़े वक्त पहले हमारा MC जिनसून एक खास जगह गया था। वो हिफै शहर की एक ऐसी दुकान पर पहुंचा जहां शिकार करने का सारा सामान मिलता था। देखो यार, उस दुकान के अंदर कदम रखते ही हर तरफ खतरनाक नजारा था। वहां शिकार के बड़े बड़े औजार और हर तरह के फंदे भरे पड़े थे। जैसे ही दुकानदार की नजर हमारे MC पर पड़ी, तो जिनसून ने उसे असली वजह बताई। उसने साफ साफ कहा कि उसने सुन रखा है कि यहां ऐसी चीजें मिलती हैं जो कहीं और मिलना नामुमकिन है। जिनसून को पता था कि ये दुकान ऐसी नायाब चीजें रखती है जो किसी और के पास नहीं होंगी। फिर उसने बिना डरे सीधा पूछ लिया कि क्या उनके पास इंसानों को फंसाने वाले फंदे मिलेंगे। इंसान को पकड़ने वाली अजीब बात सुनकर दुकानदार एक पल के लिए तो हैरानी में ठिठक गया, लेकिन फिर वो जोर से हंसने लगा और बोला कि तुम तो बड़े ही अनोखे और दिलचस्प ग्राहक निकले। उसने बड़े फक्र के साथ गर्व दिखाते हुए अपनी दुकान की तारीफ करनी शुरू कर दी। वो बोला कि पूरी हैफाई में उनसे बेहतर शिकार का सामान बेचने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। उसने दावा किया कि उनकी दुकान पर हर वो फंदा मौजूद है जो कोई इंसान सोच भी सकता है। उनके पास हर उस चीज को जकड़ने की ताकत है जिसे पकड़ने का ख्याल दिमाग में आए, फिर चाहे वो एक छोटा सा खरगोश हो या फिर किसी पहाड़ जैसा विशाल काया भयानक। भालू ही क्यों ना हो, उनके फंदे सब पर भारी पड़ते हैं। लेकिन फिर उसने धीरे से एक बात जोड़ी। उसने समझाया कि उनके शिकार की लिस्ट में इंसानों को पकड़ना शामिल नहीं किया गया है। पर हमारा MC कहाँ हार मानने वाला था। उसने तुरंत उन फंदों की जिद कर दी जो शिकार में इस्तेमाल होते हैं। वो कहता है कि उसे शेर या भालू का शिकार करना है, और ये सुनकर वो दुकानदार पूरी तरह चक्कर में पड़ गया और कहने लगा कि ऐसे जालों से तो जानवरों की खाल खराब हो जाएगी। लेकिन हमारे MC ने कहा कि उसे उनकी खाल उतारने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस ऐसे जाल चाहिए जो इतने चौकन्ना हो कि एक बाल गिरते ही तुरंत बंद हो जाए, और उनकी पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी भालू की टांग के चिथड़े उड़ा दे। तभी वो अपनी बात सुधारते हुए बोलता है कि शायद ये जाल इतने ज्यादा खतरनाक होने चाहिए कि किसी को भी सीधा ऊपर का रास्ता दिखा दे, वो भी सिर्फ एक ही बार में। हमारा MC एक विलन की तरह हंसता है, जिसे देखकर दुकानदार के पसीने छूट गए, क्योंकि उसके 27 साल के तजुर्बे और समझ ने उसे साफ इशारा कर दिया था कि इस बंदे को ये मौत का सामान बेचना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। खैर, अब आज के वक्त में देखें तो वो लंबे बालों वाला आदमी उस गिरे हुए चोर के सामने खड़ा था
और तभी उसने वो स्नो प्लम वाली गोली निगल ली। उसने सोचा था कि भाई सबको लगा था कि इस बंदे से निपटना काफी मुश्किल काम होगा, क्योंकि इस सोल चेजिंग गेस्ट ने पूरे इलाके में अपना खौफ बनाया हुआ था। पूरे जांघू में इसका बड़ा नाम था। लेकिन ये लड़ाई तो उम्मीद से ज्यादा जल्दी खत्म हो गई। सच बताऊं तो ये मुकाबला तो मजाक लग रहा था, क्योंकि दुश्मन टिक ही नहीं पाया। ये देखकर उसका बड़ा भाई हंसने लगता है और बोलता है कि उसके छोटे भाई का अंदाज ही ऐसा है। वो जानता है कि उसका जूनियर भाई जब मैदान में उतरता है तो दुश्मन का बुरा हाल ही होता है। तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों कोई आम लोग नहीं, बल्कि कांग शान के मशहूर 5 तलवारबाजों में से हैं। इनका नाम जांग हानजाए और जिउल मो है, जो अपनी ताकत पर बहुत घमंड करते हैं। वो दोनों सीना तान कर कह रहे हैं कि हम तो फालतू में ही इतना डर रहे थे। बेचारे सोल चेजिंग गेस्ट का काम तमाम करने के बाद अब अगला कदम उठाना था। उन्होंने फैसला किया कि अब इसकी लाश को जल्दी से ठिकाने लगा देना चाहिए, ताकि कोई सबूत न बचे। वो चाहते हैं कि दुनिया को लगे कि ये बंदा बस कहीं बाहर गायब हो गया है। लेकिन लाश हटाने से पहले उनका पूरा ध्यान उस कीमती स्नो प्लम पिल पर है, जिसके पीछे वो हाथ धोकर पड़े थे। जैसे ही वो डिब्बा खुलता है, अंदर से एक चमकती हुई गुलाबी गोली दिखती है, जो बिल्कुल असली लग रही है। उसमें से प्लम के फूलों की इतनी तेज खुशबू आ रही है कि उन्हें मजा ही आ गया। अब उन दोनों को पूरा यकीन हो गया है कि उनके हाथ सही माल लगा है। अरे भाई, ये वही माउंट हुआ कि स्नो प्लम पिल है जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया था, जिसकी वो कब से तलाश कर रहे थे। उनके चेहरे पर लालच भरी मुस्कान है, लेकिन उनके पीछे छुपा हुआ वो नकाबपोश बंदा एक बड़ी दिक्कत भाप लेता है। वो सोच रहा है कि यहाँ खाने वाले 2 लोग हैं, मगर सामने सिर्फ एक ही स्नो प्लम पिल रखी है। इससे पहले कि वो दोनों तलवारबाज कुछ कर पाते, वो नकाब वाला शख्स अचानक से सामने आता है और सीधा उनके हाथ से पिल बॉक्स झपट लेता है। अरे भाई, वो दोनों तो हैरानी के मारे वहीं थम गए, क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इतने करीब कैसे आ गया। फिर वो चिल्लाते हुए पूछते हैं कि वहां कौन है, और तभी वो नकाबपोश चुराई हुई पिल लेकर वहां से लंबी छलांग मार देता है। अब पिल तो उसके हाथ में है। वो बड़े वाला तलवारबाज अपने छोटे भाई को हुक्म देता है कि उस चोर को फौरन पकड़ो। बस फिर क्या था, बिना देर किए वो छोटा भाई उसके पीछे पूरी रफ्तार से निकल पड़ता है। बिना एक पल भी रुके वो उस पर टूट पड़ता है। देखो कैसे आगे बढ़ते हुए वो उस नकाब वाले बंदे को बेशरम बुलाता है और कहता है, बेटा, ये तेरी औकात से बाहर की चीज पर नजर डालने का अंजाम है। लेकिन भाई, हमारा नकाबपोश तो मजे से वहां से भाग रहा है। उस स्नो प्लम पिल के लिए वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि असल में तो तुम लोग ही सबसे बड़े बेशरम गुंडे हो, और पूछता है कि क्या माउंट कंगन में तुम सबको यही सिखाया जाता है। तभी वो मास्क वाला बंदा भागते हुए पलटकर करारा जवाब देता है कि चोरी की शुरुआत तो तुम लोगों ने ही सबसे पहले की थी। अब कैंग शान की वो तलवारबाज उस अंधेरे जंगल में उसके पीछे पड़ गए हैं। पेड़ों को चीरते हुए वो हर तरफ से उसे घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो भाइयों, वो लोग हर कोने से उसके काफी करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो छोटा भाई बिना सोचे समझे आगे लपकता है, तभी मास्क वाला बंदा एकदम से रुककर उसे संभालने को कहता है। वो उसे होशियार करता है कि अपना पैर देख कर रखे, वरना अंजाम बुरा होगा। अभी उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उस छोटे भाई का पैर जाल पर पड़ जाता है। जैसे ही वो पैर रखता है, जमीन नीचे से धमाके के साथ फट जाती है। उसका बड़ा भाई तो ये देखकर सदमे में वहीं थम गया है। हवा में हर तरफ खून के छींटे उड़ने लगते हैं और हालत बिगड़ने लगती है। तभी उस मास्क वाले बंदे को एहसास होता है कि उसका निशाना बिल्कुल सही लगा है। भाई, इसने तो यहाँ पर सीधा जैकपॉट मार लिया है। एक बहुत ही खौफनाक और दर्द भरी चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है और बड़ा भाई घबराहट में अपने भाई की तरफ तेजी से लपकता है। वो भागकर अपने जूनियर के पास जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। लेकिन हमारा ये नकाबपोश बंदा बड़े ही सुकून से खड़ा होकर बोलता है कि भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि देखकर चलो, वरना गिर जाओगे। बस इतना सुनते ही वो बचा हुआ तलवारबाज गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है। वो उसे 1 नंबर का डरपोक और घटिया इंसान बोलने लगता है। वो कहता है कि उसे घंटा नहीं पता कि ये नकाब वाला आखिर है कौन, या फिर ये कहां से टपक पड़ा है। लेकिन एक तलवार चलाने वाला योद्धा होकर जो ऐसी घटिया और सस्ती चाने चलता है, वो सच में शर्मनाक बात है। देखो भाई, अब ये तो सीधा इज्जत पर बात आ गई। फिर वो अपनी तलवार उठाता है और उसे हुक्म देता है कि अभी के अभी अपना ये नकाब उतार फेंको, ताकि दुनिया के सामने तुम्हारी असली शक्ल और असली पहचान आ सके। अब हमारा नकाबपोश एमसी एक पत्थर उठाता है और बड़े मजे से सवाल करता है कि क्या तुम सच में मेरे बारे में ही बात कर रहे हो। फिर वो पूछता है कि क्या तुम जानना चाहते हो मैं किस कबीले से हूं, या फिर मैं किसका चेला हूं। ये जानने की ज्यादा चुल मची है तुम्हें। इतना बोलते ही वो बड़े टशन में उस पत्थर को जमीन पर जोर से फेंक देता है। जैसे ही वो पत्थर गिरता है, वहां एक और खतरनाक जाल चालू हो जाता है। अरे भाई, ये तो एक जाल था जिसे देखकर वो नकाब वाला बंदा अपनी जीभ चटकाने लगा और कहता है कि तुम्हारे ये सोचने का ढंग अब बिल्कुल ही सदियों पुराना हो चुका है, बिल्कुल पुरानी बातें हैं ये। और वहां वो बड़ा भाई बस हैरानी में खड़ा रह जाता है।
वो गुस्से से बिल्कुल लाल हो रहा था क्योंकि इस चाल ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। तभी वो नकाबपोश बंदा सबके सामने ये बड़ा ऐलान कर देता है कि अब उस नो प्लम पिल का नया असली मालिक वही बन गया है। और खेल यहां नहीं रुकता। देखो कैसे उसने पूरे मामले को उन्हीं के खिलाफ मोड़कर रख दिया है। वो कहता है कि अब ये कंगन के दोनों तलवारबाज सीधा कैद खाने की हवा खाएंगे। दुनिया उन्हें वही गुनहगार समझेगी जिन्होंने चुपकर हमला किया था। उन्होंने ही उस सोल चेजिंग गेस्ट की जान ली थी। और फिर वो बंदा उनसे सवाल करता है, पूछता है कि क्यों भाइयों, कैसी लगी तुम लोगों को मेरी ये बनाई हुई कहानी।